हाँ जी, नमस्ते। जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो आज हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, सारे के सारे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो बेसिकली ये आज का पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद आएगा पार्ट 2, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक, ये यूजफुल है फॉर एनटीपीसी, अगर आप ग्रुप डी देंगे उसके लिए भी, अगर कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय लेखांकन में पर्यावरणीय रक्षात्मक व्ययों को समग्र स्तर पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? मध्यवर्ती खपत या फिर निवेश व्यय, पूंजीगत व्यय या फिर अंतिम उपभोग व्यय के द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है? बताइए। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मध्यवर्ती खपत, इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंक का द्वितीय कार्य है? Which of the following is a secondary function of the commercial bank? जो कमर्शियल बैंक है उसका सेकेंडरी फंक्शन क्या है? एजेंसी का कार्य करना, फिर या फिर सावधि जमा खोलना, ऋण देना, या फिर चालू खाता जमा खोलना। जो कमर्शियल बैंक है उसका सेकेंडरी काम क्या है? तो उसका सेकेंडरी काम हो जाएगा एजेंसी का कार्य करना या फिर परफॉर्मिंग एजेंसी फंक्शन। अगर बात करें इसके पहले कार्य की, तो इसका पहला कार्य होता है, जो कमर्शियल बैंक है इसका पहला कार्य ये होता है कि इसका पहला काम है ऋण देना और व्यवसाय के लिए ऋण देना। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रंग की क्रांति स्वतंत्रता के बाद भारत में संबंधित कृषि क्षेत्र में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सी क्रांति है जो उसके कृषि से संबंधित नहीं है? पहला है नीली क्रांति, ये किससे संबंधित है? फल और सब्जियों से। या फिर पीली क्रांति तिलहन से, ये बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति दूध से, ये भी सही है। अगर बात करें हरित क्रांति की यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो वो फूड कॉर्पोरेशन यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो नीली क्रांति है वो फल और सब्जियों से संबंधित नहीं, ये है आपका फिश से संबंधित। ठीक है, FISH, ये फिश से संबंधित है। अगर बात करें हम रिवॉल्यूशन एंड उनके एग्रीकल्चरल सेक्टर्स की, तो पहला है ब्लैक रिवॉल्यूशन यानी कि काली क्रांति, जो पेट्रोलियम के लिए। अगला है ब्लू यानी कि नीली क्रांति है फिश के लिए। ब्राउन है लेदर्स के लिए। गोल्डन है जूस एंड फ्रूट एंड हनी के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन है फूड ग्रेन्स के लिए। ग्रे रिवॉल्यूशन फॉर फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक के लिए। पिंक यानी कि गुलाबी है ऑनियन के लिए। रेड रिवॉल्यूशन फॉर मीट एंड टोमेटो। सिल्वर रिवॉल्यूशन है एग एंड पोल्ट्री फार्म्स के लिए। अगर बात करें व्हाइट रिवॉल्यूशन की, तो वो है मिल्क एंड डेयरीज के लिए। अगला है येलो रिवॉल्यूशन, जो है ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत अधिक है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी किसमें अधिक है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, या फिर मध्य प्रदेश में? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि बहुआयामी गरीबी किस राज्य में सबसे अधिक है? अगर हम बात करें बहुआयामी गरीबी की, तो इसके 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। ठीक, जिनके बेसिस पे कोई राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश गरीब है या नहीं डिसीजन किया जाता है। इनके 3 फैक्टर ये हैं, पहला है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा है जीवन स्तर। इन तीनों के बेसिस पे ये हम डिस्कस करते हैं कि कोई देश गरीब है या फिर अमीर। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बिहार। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आता है बिहार। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? Who among the following are the first person to discuss the concept of poverty line in pre-independent India? आजादी के पहले कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा किया? क्या वो एनी बेसेंट जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं? बताइए। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन, इसको किस 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट किया गया था? पहले में, चौथे में, या फिर तीसरे में, या फिर दूसरे में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति किसमें अपनाई गई थी?
अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो यहाँ पे कुछ 5 ईयर प्लान्स एंड उनके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। अगर बात करें पहले 5 ईयर प्लान की तो ये बेस्ड था हेरोल्ड मॉडल पे, ठीक। ये टोटली डिपेंड था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे, ठीक। अगला हमारा सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान तो वो डिपेंड था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। बात करें तीसरे की तो ये सेल्फ सफिशिएंट फूड एंड इकोनॉमिक्स पे डिपेंड था। अगर बात करें हम फोर्थ 5 ईयर प्लान की तो वो था सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। अगला 6 ईयर प्लान था, ये था इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री, ठीक है। सेवंथ 5 ईयर प्लान था मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर बात करें हम 8वें 5 ईयर प्लान की तो ये था ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पे बेस्ड था। 9वां था हमारा रूरल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पे। 10वां था इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट पे। 11वां था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। और जो 12वां था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस्ड, ठीक। आगे 1919 से 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति द्वितीयक श्रेणी में कार्यरत थे? द्वितीयक श्रेणी मतलब फैक्ट्री और इंडस्ट्री में। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15.8, ठीक। आगे चलते हैं। संसाधनों में न्यायोचित वितरण है, इसमें से कौन सा संसाधनों का न्यायोचित वितरण है जिसमें प्रत्येक भारतीय अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए और धन का वितरण में असमानता को कम किया जाना चाहिए? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इक्विटी, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय समेकन, ठीक, का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? राजकोषीय समेकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सरकारी ऋण को कम करना, ठीक, उपभोक्ता व्यय में वृद्धि करना, मुद्रास्फीति कम करना या फिर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना? राजकोषीय समेकन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिड्यूसिंग गवर्नमेंट डेप्ट, यानी कि सरकारी ऋण को कम करना। विश्व बैंक में शामिल है, वर्ल्ड बैंक में कौन सा बैंक शामिल है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अगर बात करें हम इस क्वेश्चन की तो इसका सही जवाब हो जाएगा IBRD, विश्व बैंक में शामिल है, ठीक। गणनावाचक, अगला है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता को निम्नलिखित में से किस तरीके से व्यक्त किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन यूटिलिटी बी एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर बात करें हम कार्डिनल यूनिटी एनालिसिस की तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका एनालिसिस नंबर्स में किया जाता है, यानी कि संख्याओं में। अगला हमारा कृषि उपज का वह हिस्सा जिसमें किसान बाजार में बेचते हैं क्या कहलाता है? बताइए। उत्पादन अधिशेष, मजदूरी अधिशेष, विपणन अधिशेष या फिर सकल अधिशेष? कृषि उपज का वह हिस्सा जिसे किसान बाजारों में बेचते हैं क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए भैया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मार्केट सरप्लस, विपणन अधिशेष, ठीक। अगला प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार के उत्तराधिकारी संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1948, 1981, 1995 या फिर 1991? GATT की स्थापना उत्तराधिकारी संगठन की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1995, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सी योजना अर्थव्यवस्था के प्रमुख पहलुओं को कवर करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है? कौन सी योजना, या फिर व्यापक योजना है, आंशिक योजना है, वैश्विक योजना है या फिर अनिवार्य योजना? कौन सी योजना अर्थव्यवस्था के प्रमुख पहलुओं को कवर करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, यानी कि व्यापक योजना, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हेड काउंट रेशियो की सही परिभाषा क्या है? व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ हेड काउंट रेशियो? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात है या फिर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या है
देश के सबसे गरीब लोगों का अनुपात है या फिर अर्थव्यवस्था में सीमांत गरीबों का अनुपात है। हेड काउंट रेशियो की परिभाषा क्या है, बताइए। तो हेड काउंट रेशियो की परिभाषा है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात। ठीक, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू एस्टिमेशन ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाए। बहुआयामी सूचकांक या फिर सापेक्ष निर्धनता, निरपेक्ष निर्धनता या फिर हेड काउंट रेशियो। तो अभी जस्ट हम लोग देख के आ ही रहे हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अभी देख क्या रहे हैं, हेड काउंट रेशियो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन अगला। निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी आकलन समिति पॉवर्टी एस्टिमेशन कमीशन यानी कमिटी नहीं है। इसमें से कौन सी पॉवर्टी एस्टिमेशन कमिटी नहीं है। तेंदुलकर समिति, कोठारी समिति या फिर लकड़ावाला समिति या फिर अलग कमिटी, अलग समिति, बताइए। पॉवर्टी एस्टिमेशन कमिटी कौन सी नहीं है। तो अगर बात करें तेंदुलकर समिति की तो ये भी है, लकड़ावाला ये भी है, अलग ये भी है। तो ऑप्शन बी ये हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा सोर्स इज यूज्ड टू एस्टिमेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डाटा स्रोत का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय जनगणना डाटा, कृषि उत्पादन डाटा, घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण या फिर राष्ट्रीय आय डेटा। एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घरेलू उपभोक्ता एवं व्यय सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन हमारा विच इकोनॉमिक सिस्टम हैज एक्सक्लूसिव पब्लिक ओनरशिप टू द फोर्स मीन्स प्रोडक्शन। किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादन की शक्ति या फिर साधनों पर विशेष सार्वजनिक स्वामित्व होता है, बताइए। अधिनायकवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवाद या फिर पूंजीवाद। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। ठीक, अगला चलते हैं, आगे है भारतीय लघु उद्योग बैंक यानी कि सिडबी एसएमईज की वृद्धि में क्या अनूठी भूमिका निभाती है, बताइए। सिडबी क्या भूमिका निभाती है एसएमईज की वृद्धि में। व्हाट यूनिक रोल डज द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी प्ले इन द ग्रोथ ऑफ एसएमईज। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वित्त तक पहुंच को सुगम बनाना। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाता है। इसमें से कौन सी भूमिका है जो सिडबी निभाता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को वित्त पोषी करना या फिर बढ़ावा देना। अभी जस्ट हम लोग इसके पिछले क्वेश्चन देख के आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अपने राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण कैसे करती है। हाउ डज द इंडियन गवर्नमेंट फिनांस इट्स फिस्कल डिफिसिट। भारत सरकार अपने राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण कैसे करती है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बाई बोरोविंग फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सोर्सेस, ऑप्शन सी, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उधार लेकर। अगला, कृषि में हिस्सेदारी के लिए क्या किसकी आवश्यकता है जो मुख्य रूप से भूमि जोत के स्वामित्व में परिवर्तन को संदर्भित करता है। इक्विटी इन एग्रीकल्चर called for which primary refers to change in the ownership of land holdings, लैंड रिफॉर्म, लैंड ग्रेव या फिर लैंड कंसोलिडेशन या फिर जमींदारी सिस्टम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन है यानी कि लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। ठीक, आगे चल
अगला है क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक एस्टैब्लिश्ड? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अगर बात करें 1975 की, तो 1975 में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, ऑप्शन सी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है हमारा, इन रेफरेंस टू एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AERA? तो बेसिकली AERA का फुल फॉर्म क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, या फिर ऑप्शन सी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर एविएशन इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अगर यहाँ पे देखें, क्वेश्चन में दिया हुआ है एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो एयर से रिलेटेड होगा। जैसे कि पहला ऑप्शन है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला, देना बैंक का विलय किस सार्वजनिक बैंक क्षेत्र में हुआ था? देना बैंक वाज मर्ज्ड विद द पब्लिक सेक्टर बैंक। क्या देना बैंक भारतीय स्टेट बैंक में विलय हुआ था, फिर बड़ौदा में, या फिर नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में, या फिर इंडियन बैंक में? अगर बात करें देना बैंक की, तो इसका विलय हुआ था ऑप्शन बी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। खालिस्तान किस देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जो विदेशों से प्राप्त आय के अतिरिक्त होता है? बताइए, क्वेश्चन 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, आगे चलते हैं। 1991 में अंतरराष्ट्रीय समायोजन करने के लिए रुपए को क्या किया गया था? इन 1991, इन ऑर्डर टू मेक इंटरनेशनल एडजस्टमेंट द रूपी वाज, रुपए को क्या किया गया था? अधिमूल्यित किया गया था, मुद्रित किया गया था, स्थिरीकृत किया गया था, या फिर डिवैल्यूड यानी कि अवमूल्यित किया गया था? 1991 में अंतरराष्ट्रीय समायोजन करने के लिए रुपए को क्या किया गया था? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अगर बात करें 1991 में, तो मूल्य रुपए को अवमूल्यित किया गया था, यानी कि डिवैल्यूड किया गया था। अगला है हमारा, स्वतंत्रता के बाद भारत में निम्नलिखित में से किस मुद्दे का सामना करना पड़ा? विच ऑफ द फॉलोइंग इशू हैज बीन फेस्ड बाय इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस? क्या पॉवर्टी थी, ग्लोबलाइजेशन था, लिटरेसी था, या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी था? बताइए, स्वतंत्रता के बाद किस मुद्दे का सामना करना पड़ा था भारत को? क्वेश्चन नंबर 30। तो सबको पता है पॉवर्टी यानी कि गरीबी का। आगे अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मनी, यानी पैसे का कौन सा कार्य नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो पैसे का नहीं है? पैसे का तो कार्य ही चल रहा है आजकल, बिना पैसे के कुछ नहीं हो रहा है। इसमें से आपको बताना है कि पैसे का कार्य नहीं है कौन सा? यूनिट ऑफ अकाउंट, या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इरेडिकेट पॉवर्टी, या फिर स्टोर ऑफ वैल्यू? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का? अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गरीबी उन्मूलन, यानी कि इरेडिकेट पॉवर्टी, यानी कि पैसे का कार्य ये नहीं है कि वो गरीबी को हटा दे। ठीक, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32वां है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ 8th 5-year प्लान ऑफ इंडिया? मतलब कि 8वें पंचवर्षीय योजना के टाइम उसके चेयरमैन कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी जी, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर मनमोहन सिंह जी? 8वें 5-year प्लान, तो बात करें अगर 8वें 5-year प्लान की, तो उस टाइम के जो चेयरमैन थे वो हमारे थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? जीडीपी, एनएफआई, जीएनपी, या फिर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेजर यूज्ड टू इवेलुएट अ नेशन इकोनॉमिक्स हेल्थ? बताइए। तो अगर हम बात करें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की, यानी जीडीपी की, तो ये आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरेनर बैंक? विदेशी बैंक इसमें से कौन सा है? केनरा, एक्सिस, या फिर एचडीएफसी, या फिर बीएनपी? इसमें से कौन सा बैंक है जो विदेशी है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी कि BNP इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन? सार्वजनिक उपबंध, निजी स्वामित्व या फिर PP, ट्रिपल P पर निश्चित सरकारी नियंत्रण या फिर निजी नियंत्रण। निजीकरण का घटक इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक उपबंध। जो सार्वजनिक उपबंध है वो प्राइवेटाइजेशन कंपोनेंट नहीं है। अगला, अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक प्यारा सा होमवर्क है जिसमें पूछा यह गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के टाइम गरीबी हटाओ यानी कि रिमूव पॉवर्टी का नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के टाइम ये नारा दिया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो यानी कि साइंस। अगला वीडियो जो हमारा होने वाला है वो साइंस का होने वाला है। इसमें हम पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की अलग अलग क्लास करने वाले हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।